नमस्कार साथियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन के टेस्ट बारे को, जो कि आपके बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इससे पहले हम लोगों ने रुक्मिणी प्रकाशन के टेस्ट 1 से लेकर 11 तक के टेस्ट को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से जाकर उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, इसमें 1 से लेकर 50 तक के जो प्रश्न हैं वो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से जाकर उस सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे जीके और जीएस के प्रश्न पे। तो देखिए 52 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब डैश हो। हम सभी जानते हैं कि ध्वनि का प्रसारण के लिए माध्यम का होना बेहद ही जरूरी है, चाहे वो माध्यम ठोस हो, गैस हो या द्रव्य हो। यानी बिना माध्यम के ध्वनि का प्रसारण नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी माध्यम का होना बेहद ही जरूरी है। और निर्वात में ध्वनि का जो प्रसारण है वो संभव नहीं है, यानी निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं हो सकता है। ये ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विद्युत स्थैतिक बल। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से युग्म इकाइयाँ समान है, यानी कौन से युग्म इकाइयाँ समान है? तो इसमें कार्य और ऊर्जा, जिसका एसआई मात्रक जूल होता है, तो ये इसका जो इकाई है ना, ये समान है। तो करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। तो मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है और जिसे हम लोग मार्स गैस के रूप में जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है। तो हम सभी जानते हैं कि ठोस पदार्थों में कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक होता है, उससे कम आपको द्रव में होता है, सबसे कम आपको गैस में होता है। तो यहाँ देखेंगे आप ऑप्शन में तांबे की छड़, जो कि ठोस पदार्थ है, और इसमें आपको आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र में डैश से पित्त रस का स्राव होता है। तो देखिए यकृत से आपको पित्त रस का स्राव होता है, हम सभी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। और पित्त रस क्या काम करता है? तो पित्त रस जो है ना, आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को और भी तीव्र कर देता है, तेज कर देता है। और यकृत से आपको हिपैरिन नामक प्रोटीन का भी उत्पादन होता है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो देवदार के पौधे में आपको आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, देवदार। अगला प्रश्न है कि धातु क्रम एक प्रक्रिया है। तो धातु क्रम वह प्रक्रिया है जिसमें ऐसक से धातुओं को निकाला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ऐसक से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया को हम लोग धातु क्रम कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, पुतली। अगला प्रश्न है कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हम सभी जानते हैं कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप 3 होते हैं। एक होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है फ्लोरीन और तीसरा होता है हीरा। ये कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपरूप हैं। तो इसमें पूछ रहा है प्रश्न में कि कौन नहीं है? तो देखिए कोयला, ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। तो धातु जो है ना वो हमेशा प्रकृति में क्या होता है? विद्युत धनायन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। धातु जो क्या होता है आपको विद्युत धनात्मक होता है। और धातुओं का क्वथनांक और गलनांक वो भी क्या होता है? उच्च होता है। ये भी ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है। तो निष्क्रिय विलयन यानी उदासीन विलयन का पीएच मान आपको 7 होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, 7। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है
कि सघन माध्यम में प्रवेश करने वाले प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अपवर्तक सूचकांक। तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है, तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आपको आयोडीन बहुत ही आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, आयोडीन। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब डैश है, तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा बनता है, यानी उल्टा बनता है, ठीक ना। तो ये आभासी और पार्श्विक उल्टा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है, तो ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज जो है ना वो मुलायम करती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, कार्टिलेज। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन है, तो सबसे हल्की धातु जो होता है वो आपको लिथियम होता है और सबसे भारी धातु आपको ओसियम होता है। तो दोनों याद रखेंगे कि हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ओसियम होता है। अगला प्रश्न है परिपक्व शुक्राणु उत्पादन कहाँ होता है, तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन आपको वृषण से होता है और वृषण एक नर जनन ग्रंथि है, नर जनन ग्रंथि है जो अंडाकार आकार की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, वृषण, जिससे परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन होता है और वृषण एक नर जनन ग्रंथि है। अगला प्रश्न है फिटकिरी, इसका एक उदाहरण है, तो फिटकिरी एक द्विकलौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, डी, द्विकलौन। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 70 नंबर कि सफ़ेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है, तो सफ़ेद फास्फोरस को आपको ठंडे जल में संग्रहित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी पानी में इसको संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता, तो संकुचन प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, बी, संकुचन प्रभाव। अगला प्रश्न है कि अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है, तो अधातु का गुण होता है कि वो चमकदार नहीं होती है और धातु का गुण होता है कि वो चमकदार होती है। तो वो कौन सा अधातु है जिसमें चमक का गुण होता है, यानी चमकदार होता है, तो आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें धातुई चमक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्यों में हर्पीज एक डैश है, तो मनुष्यों में हर्पीज जो एक त्वचा को प्रभावित करने वाला रोग है जो विषाणु जनित रोग है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी विषाणु जनित रोग है हर्पीज जो कि त्वचा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है, यानी गलत कथन को चुनना है आपको। तो देखिए सोडियम यदि खुले में छोड़ दिया जाए तो आग लग जाएगा, आग पकड़ सकता है, सही बात है, क्योंकि सोडियम को इसीलिए हम लोग सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो ये यानी ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। लिथियम का घनत्व उच्च होता है, तो देखिए लिथियम का घनत्व उच्च नहीं होता है, लिथियम का घनत्व कम होता है और इसीलिए लिथियम जो है ना सबसे हल्का धातु होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ये कथन आपको गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओठ का फटना, मोतियाबिंद, अंधतापोशी, अल्सर किस विटामिन के अभाव को व्यक्त करता है, यानी किस विटामिन के अभाव में ये सारे चीज़ होते हैं, तो आपको विटामिन B2 के अभाव में ये सारे चीज़ होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, विटामिन B2। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह होता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए आपको अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखना चाहिए, उसके बाद ही आप दाढ़ी बना सकते हैं, ठीक ना। तो बड़ा देखने के लिए आपको अवतल दर्पण, मैंने पिछले भी बताया था कि जब भी बड़ा देखने की आवश्यकता हो तो अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे और जब छोटा से काम चल जाए तो उसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए बड़े प्रतिबिंब की आवश्यकता होगी तो अवतल दर्पण का हम प्रयोग करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है, यानी जीवाणु और वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन है, तो वह है आपको लाइसोसोम, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लाइसोसोम। और लाइसोसोम की खोज 1958 में डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था, डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था।
और लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है और इसकी खोज 1958 में डी डुबे ने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, हम सभी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है 79 कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाता है तो क्या होगा? तो इस स्थिति में क्या होगा कि बर्फ का जो जल स्तर है ना वो पूर्ववत बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, जल स्तर पूर्ववत रहेगा। अगला प्रश्न है कि यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है? तो आपको यूरिक अम्ल जो है ना वो पंछी और सर्प का उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है? तो आपको शून्य समूह के जो भी तत्व हैं वो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होते हैं और शून्य वर्ग के तत्व सभी अक्रिय गैसें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोलेरा रोग होता है, तो कोलेरा रोग आपको बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कोलेरा रोग बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है कि पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो पुरुषों में जो प्राथमिक यौन अंग होता है वो वृषण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वृषण, जो कि पहले भी मैंने बताया आपको कि जो वह एक नर जनन ग्रंथि है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, यानी दीवार को धक्का देने के बावजूद भी उसका कोई कार्य नहीं होता है। यानी जब तक क्या हो कि कार्य बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है ना, तो वो कार्य का उदाहरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न है कि वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं। तो आपको पाइनस यानी चीड़ का जो पौधा होता है उसमें बीज तो लगता है लेकिन फूल और फल नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पाइनस यानी चीड़। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन नहीं है, यानी इसमें कौन सा आपको हार्मोन नहीं है? तो देखिए आपको इंसुलिन एक हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है, लेकिन हीमोग्लोबिन आपको हार्मोन नहीं है। यह एक प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है और इसी के कारण आपको रक्त का रंग जो होता है ना वो लाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? तो देखिए इसका जो उद्देश्य है वो भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हम पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो जो पका हुआ भोजन होता है उसको बर्बाद करने के लिए, उसको खराब करने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है जीवाणु। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। इन जीवाणु के कारण ही हमारा भोजन जो है, पका हुआ भोजन बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है। अगला प्रश्न है कि वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने सन 1973-74 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो चिपको आंदोलन आपको याद होगा, सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित हैं। तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत के शिखरी के समूह का चयन उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में आपको करना है। तो अवरोही क्रम में देखेंगे कि आप जो प्रायद्वीपीय भारत है
उस प्रायद्वीपीय भारत के जो सबसे ऊंची जो शिखर है वो है अनाईमुड़ी। तो देखिए अनाईमुड़ी ऑप्शन नंबर डी में सबसे पहले ही अनाईमुड़ी है। तो हम लोग जानते हैं कि अनाईमुड़ी सबसे ऊंचा है, तो अब आगे का ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, यानी अनाईमुड़ी, डेडाबोडा और आपको गुरु शिखर और महेंद्रगिरी, ये आपका अवरोही क्रम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें टोडा ओडिशा ये जो है ना सही सुमेलित नहीं है। टोडा जो कि आपको तमिलनाडु की जनजाति है, ये आपको उड़ीसा की जनजाति नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी सभी सुमेलित हैं। टोडा उड़ीसा का नहीं है, कहाँ का है, तमिलनाडु में ये जनजाति पाई जाती है और ये नीलगिरी पर्वत पर मुख्यतः निवास करती है, ये भी ध्यान में आप रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना सही नहीं है, यानी 3 जो है सही है, 1 गलत है। तो देखिए पावगढ़ा मध्य प्रदेश सुमेलित नहीं है, पावगढ़ा मध्य प्रदेश सुमेलित नहीं है, यानी करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा इसका। पावगोड़ा कहाँ है, तो आपको पावगोड़ा की मैं बात करूं, पावगोड़ा आपको मध्य प्रदेश में नहीं है, जबकि यह कर्नाटक में है। पावगोड़ा आपको मध्य प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में है। बाकी सभी सही सुमेलित है। कामुथी तमिलनाडु में है, पावगढ़ गुजरात में है, भड़ला राजस्थान में है और पावगढ़ा मध्य प्रदेश में नहीं है, ये है आपको कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी है। तो शहरी क्षेत्र में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपको कल कारखाने और वाहनों से निकलते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। तो सबसे लंबे समय तक शासन जो किया था वो किया था आपको तुगलक वंश ने। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, तुगलक वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। इसको ध्यान में आप रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रम पहला है। तो पहला को पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे डुप्ले पांडिचेरी फ्रांसीसी राज्यपाल बने थे। तो ये बने थे आपको 1742 में, 1742 में। उसके बाद देखते हैं डच का पहला बेड़ा। तो डच का पहला बेड़ा जो था वो आपको 1595 में आया था, 1595 में। उसके बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क गोवा के पहले राज्यपाल बने थे। तो ये बने थे 1509 में, 1509 में। उसके बाद आपको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो हुआ था वो सन 1600 ईस्वी में हुआ था। तो आप देखिए 1742, 1995, 1600 और 1509। तो यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी 1509 आपको सबसे पहले है, यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा के पहले राज्यपाल बने थे आपको 1509 में, यानी ये क्रम सबसे पहला होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युद्धों का कौन सा कालक्रम सही है, यानी कालक्रम में आपको सजाना है कि कौन सबसे पहले हुआ है, उसके बाद कौन हुआ है, उसके बाद कौन हुआ है। तो देखिए पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो आपको 1526 में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 में। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, 1576 में। पलासी का युद्ध 1757 में, पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपको बिल्कुल करेक्ट है। पानीपत 1526, हल्दी की घाटी 1576, बक्सर 1757, पलासी 1757 और बक्सर 1764, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना सबसे पहले घटी है। तो इसमें से सबसे पहले कौन घटना घटी है, तो इसके लिए आपको डेट का ध्यान में होना सबसे ज़रूरी है। तो देखिए नील क्रांति आपको 1859 में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना आपको 1916 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बंगाल विभाजन आपको याद होगा 1905 में हुआ था।
उसके बाद आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन हुआ था, तो सबसे पहले 1859 यानी नील क्रांति हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो देखिए राष्ट्रकूट आपको हो जाएगा मानखेट, राष्ट्रकूट मानखेट, पांडव मदुरई, चोल आपको तंजावुर, होयसल हेलीवीड। ठीक है, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 1 यानी 4 3 2 1। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे 4 3 2 1, ऑप्शन 4 3 2 1 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है। तो देखिए गंधार महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है, जबकि ये आधुनिक पेशावर यानी पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, गंधार, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानूनक्रम पहला है। तो सबसे पहला कौन है खोजना है आपको। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। कब किया था, 1828 में किया था। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में 1875 में किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना आपको ज्योतिबा फुले ने 1873 में किया था, 1873 में। और प्रार्थना समाज की स्थापना आपको आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे ने 1867 में किया था। तो 1828, 1875, 1873 और 1867 हम देखेंगे कि आपको ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको ब्रह्म समाज 1828 सबसे पहला है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया था। तो आप देखें इसका कि जहां शाहजहां ने आपको 1628 से लेकर आपको 1658 तक शासन किया था, यानी कुल 30 वर्षों के लिए इसने शासन किया था। उसके बाद जहांगीर का शासनकाल देखें तो जहांगीर का शासनकाल आपको 1605 से लेकर आपको 1627 तक इसने शासन किया था और कुल 22 वर्षों के लिए इसने शासन किया था। अब अकबर की बात करें तो अकबर जो है वो आपको 1556 से लेकर 1605 तक इसका शासनकाल रहा और ये कुल 49 वर्षों तक शासन किया था। और हुमायूं की बात करें तो हुमायूं आपको 2 काल तक शासन करता है, एक 1530 से लेकर 40 तक, उसके बाद 1555 से लेकर 56 तक, यानी पूरे ये 10 वर्ष तक की इसका शासनकाल रहा है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस मुगल शासक ने लंबे समय तक शासन किया था। तो अकबर का शासनकाल जो सबसे लंबा था यानी 49 वर्षों का था, 1556 से लेकर 1605 तक। तो ऑप्शन नंबर आपको सी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 49 वर्षों तक इसने शासन किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम अनुसार पहली है, यानी इसमें पहली घटना कौन है। तो देखिए यहाँ पे क्रिप्स मिशन जो था वो आपको 1942 में आया था, क्रिप्स मिशन 1942। होम रूल आपको 1916 में, होम रूल 1916 में। उसके बाद खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन आपको 1919 से लेकर 1924 के बीच में हुआ था। और आपको गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे 1942, 1919 से 1924, 1931, 1916, यानी 1916 यानी इसमें सबसे पहला क्रम जो घटना है वो क्या है, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में, ये सबसे पहला है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको खोजना है। तो देखिए सूफीवाद, दिव्य प्रेम की केंद्रीयता, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। उसके बाद देखें सिख पंथ, ईश्वर की अद्वैतता और मानव समानता, ये भी सही सुमेलित है।
उसके बाद सतपंथ, सामाजिक भेदभाव रहित भक्ति संप्रदाय, ये भी आपको सही सुमेलित है। और आपको शगुन, शगुन जो कि आपको किसी प्रकार की मूर्ति पूजा की अस्वीकृति, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और शगुन की बात करें तो ये क्या है, तो यह एक भक्ति की धारा थी जिसमें अनुयायी ईश्वर के शगुन स्वरूप की भक्ति पर जोर देते थे, न कि किसी प्रकार की मूर्ति पूजा की अस्वीकृति वो नहीं करते थे, वो मूर्ति पूजा के स्वरूप को स्वीकार करते थे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 105 कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करती है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 11वीं अनुसूची आपको नगर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, 12वीं अनुसूची नगर पालिका। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पूरा योजना का सुझाव दिया था। तो पूरा योजना का सुझाव हमारे 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और पूरा का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका हो जाएगा प्रोविज़न ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज़ ऑफ रूरल एरियाज़, तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107 कि इनमें से किस राष्ट्रपति ने 2 काल अवधि तक भारत की सेवा की थी। तो भारत की सेवा सबसे राष्ट्रपति के तौर पे सबसे लंबे समय तक किया था आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कुल 12 वर्षों तक यह राष्ट्रपति रहे हैं, यानी 1950 से लेकर 1952 तक, और 52 से लेकर 62 तक, और 62 से लेकर 67 तक, यानी 3 टर्म ये एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक ना, ये 12 साल रहे हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय उस क्षेत्र के बाहर अवस्थित है। तो आपको विकल्प में देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज क्षेत्रीय संगठन का जो मुख्यालय है उस क्षेत्र के बाहर स्थित है, यानी ओपेक, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका ओपेक का जो मुख्यालय है उसको क्षेत्र से वो बाहर स्थित है, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। और ओपेक की बात करें तो ओपेक में वर्तमान में अभी 13 सदस्य हैं, और ओपेक का मुख्यालय जो है वो वियना में है, ओपेक का मुख्यालय वियना में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का विचार भारतीय संविधान के लिए अपनाया गया है। तो समवर्ती सूची आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। और वर्तमान में देखें तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, जबकि मूल संविधान में की बात करें तो मूल संविधान में आपको समवर्ती सूची में मात्र 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भू स्तर यानी पंचायत स्तर पर लोकतंत्र प्रदान करता है। तो 73वां संविधान संशोधन और 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 1992 और 11वीं अनुसूची, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 111 नंबर प्रश्न कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक ना। तो देखिए, संसद द्वारा पारित कानून बिल्कुल सही है, विधानसभा द्वारा पारित कानून बिल्कुल सही है, कार्यकारी आदेश और अध्यादेश ये भी सही है, अपने ही फैसले पर पुनर्विचार और सुधार का अधिकार नहीं है, ये आपको गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो अंतर्राज्यीय समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, जिसका आपको अनुच्छेद 273 में अंकित है। 113 नंबर प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूचियों को दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए, प्राथमिक क्या है, तो कच्चे माल का निष्कर्ष है, तो इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 3। उसके बाद पंचक यानी उच्च स्तरीय निर्णय,
उच्च स्तरीय यूनियन यानी 4 3 4। उसके बाद तृतीयक, तृतीयक क्या है तो तृतीयक सेवाएं हैं तो हो जाएगा 2। उसके बाद है द्वितीयक, द्वितीयक यानी निर्माण से संबंधित है तो हो जाएगा 1, यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया था। तो नरसिम्हा राव के समय में आपको मनमोहन सिंह के द्वारा ये किया गया था तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी, नरसिम्हा राव के काल में ये हुआ था। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा लुई 16वां था तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, लुई 16वां। अगला प्रश्न है 116 नंबर प्रश्न। 116 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में कार्यान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र है। तो वर्तमान में आपको तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक कार्यान्वित आपको आर्थिक क्षेत्र हैं तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है। तो 3 पड़ोसी देशों से आपको पश्चिम बंगाल की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो कि आपको जिसकी सीमा नेपाल से सटती है, उसके बाद भूटान से सटती है और बांग्लादेश से सटती है, यानी 3 से सटती है, बाकी सभी के 2-2 से सटती है तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो आपको जो दीनदयाल बंदरगाह है उसको कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, कांडला बंदरगाह, जो कि आपको एक मुक्त व्यापार होता है वहाँ पे और यह रासायनिक बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में है, इसको भी ध्यान में आप रखेंगे तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या अभिलक्षण बीमेल है, यानी बीमेल कह रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे शहरी आबादी का अधिकतम प्रतिशत गोवा में, ये बिल्कुल सही है। सर्वाधिक महिला अनुपात ईसाई धर्म में है, ये भी आपको सही है। उसके बाद अधिकतम आबादी घनत्व पश्चिम बंगाल, ये गलत है क्योंकि अधिकतम आबादी घनत्व जो है वो 1106 बिहार का है, न कि पश्चिम बंगाल का है। तो हमारा क्या है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी यही जो है बेमेल है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैवमंडल छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो अचान कमार जो है वो आपको छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, अचान कनार। और बात करें पंचमढ़ी की, तो पंचमढ़ी आपको होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी। उसके बाद अगस्तमलाई आपको केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है और सिमलीपाल आपको उड़ीसा में है। पंचमढ़ी आपको कहाँ, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु, सिमलीपाल उड़ीसा और अचान कमार कहाँ है आपको छत्तीसगढ़ में है तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्साई की संधि ने किस देश का मानचित्र बदल दिया था। तो वर्साई की संधि द्वारा यूरोप का मानचित्र बदल दिया गया था तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है। तो ये सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जिसमें गोदावरी सबसे लंबी है, जिसे हम लोग दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं और इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है तो करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। तो चयन करना है आपको। तो देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल ये फिरोज शाह मेहता से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद कॉमनवेल ये एनी बेसेंट का है कॉमनवेल, और आपको न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट का है तो ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद लीडर है आपको मदन मोहन मालवीय का तो करेक्ट मदन मोहन मालवीय यानी ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है सर्च लाइट आपको सच्चिदानंद सिन्हा यानी 4, यानी 3 1 2 4। देखें
3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम आपको रामदास था, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा रामदास। अगला प्रश्न है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक जो थे वो मजरूल हक थे, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है उसमें आपको जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। तो ये आपको कच्छारी मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि कच्छारी मिट्टी को ही हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। यानी भारत में भी देखें तो भारत में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, और बिहार में भी देखें तो आपको मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, क्योंकि यहाँ गंगा और उसके सहायक नदियों द्वारा भारी मात्रा में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किया गया है। करेक्ट आंसर भी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो भारत के में राज्यों में जूट की उत्पादन की दृष्टि से देखें तो बिहार का स्थान दूसरा है, और पहले स्थान पे आपको पश्चिम बंगाल है और दूसरे स्थान पे आपको बिहार आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी द्वितीय। और प्रथम की बात करें तो पश्चिम बंगाल, द्वितीय में बिहार। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है? तो आपको अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम आपको नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 में आत्मसभा की स्थापना करी गई थी, वही इनकी प्रथम संस्था थी, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आत्मीय सभा। अगला प्रश्न है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से पूर्व सत्याग्रह संबंधित तथ्यों में से कौन सही नहीं है, पूछ रहा है ना, कौन सही नहीं है? तो देखिए यह 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। इसके प्रथम सत्याग्रही आपको श्री कृष्ण सिंह थे, ये भी सही है। और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे, ये भी सही है। लेकिन ये वाला गौरीशंकर सिंह ने 4 दिसंबर 1940 को पटना में सत्याग्रह किया था, ये आपको गलत है। ये आपको गौरीशंकर सिंह 4 दिसंबर 1940 को पटना में नहीं किया था, जबकि गया में इन्होंने सत्याग्रह किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा और संभावनाएं हैं? तो बिहार में अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए जाना जाता है, तो बिहार में आपको कृषि आधारित उद्योग सबसे अधिक प्रत्याशा और संभावनाएं हैं इसकी, तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 133 कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो बिहार की सबसे पुरानी नदी सोन नहर है, जिसका निर्माण 1874 में किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सोन नदी। अगला 135 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो पंचायतों के लिए आपको 29 विषय निर्धारित किए गए हैं, और इसी के साथ आप याद रखेंगे कि 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय और आपको पंचायतों के लिए 29 विषय, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। तो दोनों याद रखेंगे, पंचायत के लिए 29 और नगर पालिका के लिए 18 विषय निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है 136 कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी? तो ये की गई थी 15वें संशोधन के द्वारा ये किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी 15वें संशोधन 1961 के द्वारा। 1961 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट का एज था वो 60 से 62 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 138
कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो आपको 31% है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा 31%। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है। तो ये आपको शांत श्रेणी में आता है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, शांत श्रेणी का शांत आपको ज्वालामुखी है ये इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है कि स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो ये आपको स्थलाकृति का निर्माण भूमिगत जल के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8 मई 2023 को समरेश मजूमदार का निधन हो गया, वो कौन थे। तो 8 मई को समरेश मजूमदार का निधन जो हो गया वो बंगाली भाषा के विख्यात साहित्यकार थे, लेखक थे। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये भी याद रखेंगे आप कि वो बंगाली भाषा के लेखक थे। आगे है, अगला प्रश्न है कि वार ऑफ लंका के लेखक कौन है। तो वार ऑफ लंका के लेखक आपको अमिश त्रिपाठी हैं। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों की दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया है। तो ये बनाया गया है केरल राज्य में। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है। तो ये बनी है मनप्रीत मेनिका सिंह। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, मनप्रीत मेनिका सिंह। अगला प्रश्न है 145 कि 14 फरवरी 2023 को किस खिलाड़ी ने रांची में नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में खिताब जीतकर राष्ट्रीय पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये तोड़ा है अक्षदीप सिंह ने। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, अक्षदीप। अगला प्रश्न है कि 16 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक संयुक्त अभ्यास तर्कस का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है आपको चेन्नई में। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, चेन्नई। अगला प्रश्न है 2013 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित करी गई है। तो ये करी गई है नई दिल्ली, भारत में। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 15 से 30 मार्च 2023 तक सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 किन दो देशों के बीच हुआ है। तो ये हुआ है आपको भारत और अमेरिका के बीच। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। तो ये मिला है आपको आप यानी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आम आदमी पार्टी। अगला प्रश्न है कि विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्नों की श्रृंखला यानी टेस्ट 12 हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ इन टेस्ट 13 के साथ। जय हिंद, जय भारत।